हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप स्टडी। दीक्षा ईशान की तरफ देखते हुए बोली, पर हम क्यों नहीं कर सकते ईशान? दीक्षा तो थोड़ी देर के लिए भूल ही गई थी कि उसके पति का नाम आदित्य मल्होत्रा है, जो उसकी सिक्योरिटी को लेकर इतना कंसर्न है कि उसे इस वक्त घर के दरवाजे के बाहर भी कदम न रखने दे। पर दीक्षा को आज की रात किसी तरह आदित्य से दूर रहना था, इसलिए वह अपने बचने की प्लानिंग कर रही थी। अब आगे ईशान दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि भाभी आपके पति और हमारे भाई का नाम आदित्य मल्होत्रा है, और हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हम ये क्यों नहीं कर सकते। दीक्षा ने भी बुझे हुए मन से हाँ में सिर हिला दिया। वहीं मोहित दीक्षा को नोटिस करते हुए बोला, पर भाभी आपको आज अचानक नाइट आउट का भूत कैसे चढ़ा है? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा कहीं खोई हुई थी। वह खोए हुए अंदाज में बोली, क्या करूं, आज कैसे भी करके उस डेविल से बचना है। दीक्षा ने ये धीरे से कहा था जिससे वे सभी ठीक से नहीं सुन पाए। मोहित दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आपने कुछ कहा? दीक्षा अपने होश में वापस आते हुए बोली, नहीं तो नाइट आउट में नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम बाहर गार्डन में ही घूम आते हैं। उद्धरण चिन्ह। नित्या तीनों की तरफ देखते हुए बोली, हाँ ये सही रहेगा। फिर तीनों गार्डन की तरफ चले गए। नींद पूरी हो जाने के बाद आदित्य की आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही उसने सबसे पहले अपने बगल में देखा, पर दीक्षा वहां नहीं थी। इसका मतलब था कि वह उठ चुकी थी। आदित्य बेड से उठ गया और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया। अपनी ब्लैक कॉफी ऑर्डर कर वह बालकनी की तरफ चला गया और ठंडी हवा लेते हुए रेलिंग पर अपना हाथ टिकाकर कॉफी पीते हुए सामने देखने लगा। ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए उसकी निगाहें नीचे दीक्षा पर गई, जो कि ईशान, मोहित और नित्या के साथ गार्डन पर थी। वह किसी की एक्टिंग करके उन तीनों को कुछ बता रही थी। ये करते हुए वह बहुत क्यूट और फनी लग रही थी। मोहित, ईशान और नित्या का तो अपनी भाभी को देखकर हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। उन्हें इस तरह हंसता देख दीक्षा के चेहरे पर भी एक प्यारी सी खिलखिलाहट भरी हंसी आ गई। आदित्य ने जब अपनी बालकनी से दीक्षा को इस तरह देखा तो उसके फेस पर एक स्वीट सी स्माइल आ गई। वह कॉफी पीते हुए दीक्षा को ही एकटक देखने लगा। आदित्य ने महसूस किया कि हमेशा की तरह घोड़े बेचकर सोने वाली दीक्षा आज उससे भी पहले उठ गई। तभी उसे कुछ याद आया और आदित्य के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वह नीचे दीक्षा को निहारते हुए बोला, ओह तो मेरी लिटिल वाइफी मुझसे बचने के बहाने ढूंढ रही है। ये बोलते हुए वह स्माइल करने लगा। कॉफी फिनिश करने के बाद वह बेडरूम के सोफे पर आ गया और अपना लैपटॉप लेते हुए अपने पास रखे हुए कुछ फाइल्स को रीड करते हुए काम करने लगा। जब अंधेरा होने लगा तो चारों घर के अंदर जाने लगे। दीक्षा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों न आज हम ग्रुप स्टडी करें। दीक्षा की बातें तो आज सबको हैरानी में डाले जा रही थी। वैसे तो दीक्षा कॉलेज से आने के बाद ही आदित्य के पास जाने के लिए बेताब रहती थी। ये बात सभी जानते थे, पर आज वह उन सबके साथ अपना टाइम स्पेंड क्यों कर रही थी। सभी यही सोच रहे थे। ईशान दीक्षा के माथे का टेम्परेचर चेक करते हुए बोला, भाभी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आपको भाई के पास नहीं जाना। आई एम श्योर वो ऑफिस से घर आ चुके होंगे। दीक्षा ईशान की तरफ देखकर एक जबरदस्ती की स्माइल पास कर देती है और कहती है, ईशान रोज तो मैं आदि के साथ ही रहती हूँ, तो सोचा कि क्यों ना आज मैं तुम सबके साथ ग्रुप स्टडी करूँ। उद्धरण चिन्ह। मोहित दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आइडिया अच्छा है, हमें बहुत मजा आएगा ग्रुप स्टडी में। नित्या मोहित की तरफ घूरते हुए बोली, हम आप दोनों को बहुत मजा आएगा, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं। भाभी आप इन दोनों को रहने दीजिए और मेरे साथ चलिए। अगर इनके साथ अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने लगेंगी तो पूरा सेशन निकल जाएगा, पर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। उद्धरण चिन्ह। नित्या की बातें सुनकर ईशान और मोहित का मुंह लटक जाता है। ईशान नित्या की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस तुम हमेशा अपने भाइयों की बुराई करती रहती हो। नित्या ईशान की तरफ घूरते हुए बोली, मैं कोई बुराई नहीं करती, समझे आप। और वैसे भी भाई ने आप दोनों को मन लगा कर पढ़ने को कहा है। इस बार परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, वरना आपको पता है ना भाई आप दोनों को ऑफिस में बिठा देंगे। उद्धरण चिन्ह। मोहित और ईशान ना में सिर हिलाते हुए बोले, नहीं हमें इतनी जल्दी ऑफिस में नहीं बैठना। नित्या, नहीं बैठना तो जाओ और जाकर पढ़ाई करो। मोहित और ईशान दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने अपने कमरे की तरफ ऐसे भागे जैसे उनके पीछे भूत पड़ गया हो, क्योंकि उनके लिए कॉलेज की पढ़ाई तो फिर भी ठीक थी,
पर ऑफिस के काम से दोनों अच्छी तरह वाकिफ थे, क्योंकि वहाँ अपने भाई के रहते दोनों बिल्कुल भी कामचोरी नहीं दिखा सकते, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करने में ही उनकी भलाई थी। उनके जाने के बाद नित्या दीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, भाभी आप अपना स्टडी मटेरियल यहीं ले आओ, फिर हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। दीक्षा ने हाँ में सिर हिलाया और एक नज़र सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगी। दीक्षा को इस तरह से सोचता देख नित्या बोली, भाभी क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा, नहीं कुछ भी नहीं, मैं अपना स्टडी मटेरियल लेकर आती हूँ। ये बोलते हुए वह सीढ़ियों से होते हुए कछुए की चाल से ऊपर की तरफ जाने लगी। नित्या अपने कमरे की तरफ चली गई। अपने बेडरूम के डोर के पास आकर दीक्षा ने हल्का सा अंदर झांक कर देखा तो उसने आदित्य को सोफे पर काम करते हुए पाया। आदित्य को सोफे पर देखकर दीक्षा सोचने लगी कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। तभी आदित्य की सर्द आवाज अंदर से ही उसके कानों में पड़ी, वहाँ खड़ी होकर मुझे देखते रहने का इरादा है या तुम अंदर भी आओगी? आदित्य की आवाज सुनकर दीक्षा की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई, क्योंकि उसने देखा कि आदित्य का पूरा ध्यान तो अपने लैपटॉप पर है। फिर उन्होंने कब मुझे देख लिया? दीक्षा बस यही सोच रही थी और धीरे से वह अपने कमरे में एंटर करती है। वह आदित्य की तरफ देखे बिना ही अपने बैकपैक से स्टडी मटेरियल निकालकर जैसे ही वहां से जाने को होती है, आदित्य सोफे पर से ही उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। दीक्षा के कदम वहीं ठहर जाते हैं। वह अपनी आंखें बंद करके खुद से बोली, दीक्षा अब तो तू गई। उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपनी सर्द आवाज में दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? दीक्षा आदित्य की तरफ देखे बिना ही बोली, वो आज मैं और नित्या ग्रुप स्टडी करने वाले हैं। आदित्य उसकी तरफ देखे बिना ही हम कहता है। दीक्षा अपनी चोर नजरों से आदित्य को देखती है। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए सोफे पर बैठने का इशारा करता है, बैठो यहाँ। कोट। दीक्षा अपने आप को नॉर्मल करते हुए सोफे पर बैठने लगी। वह मन ही मन खुद से बोली, कहीं मुझे देखकर इनका मूड अभी से तो नहीं बन गया। ये सोचते हुए वह अपना गला तर करने लगी। उसके वहां पर बैठते ही आदित्य ने वो स्टडी मटेरियल साइड में रख दिया और दीक्षा को अपनी आगोश में भर लिया। दीक्षा तो आदित्य की इस हरकत से शॉक्ड रह गई। आदित्य की पकड़ दीक्षा की कमर पर इतनी कसी हुई थी कि उसे दर्द होने लगा। आदित्य ने धीरे से उसके कान के नीचे किस कर लिया तो दीक्षा अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, आदि आप ये। उसने इतना ही कहा था कि आदित्य ने उसे शशश कहते हुए शांत करा दिया। थोड़ी देर तक वह दीक्षा को ऐसे ही हक किए हुए उसे फील करता रहा, फिर उसे रिलीज करते हुए बोला, अब तुम जा सकती हो। दीक्षा ने हाँ में सिर हिलाया और अपना स्टडी मटेरियल लेकर वहां से जाने को हुई। तभी आदित्य की सर्द आवाज उसके कानों में पड़ी, जल्दी आना। दीक्षा की तो ये सुनकर हालत ही खराब हो गई। वह आदित्य का जवाब दिए बगैर ही झट से वहां से फुर हो गई। दीक्षा की इस हरकत से आदित्य के फेस पर एक स्माइल आ गई। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ गया। वह कॉल अटेंड करने के लिए बालकनी की तरफ चला गया। वंश के अपार्टमेंट में वंश अप्रोन पहने हुए कृतिका के लिए डिलीशियस नूडल्स बना रहा था। कुकिंग करते हुए वह बेहद हॉट लग रहा था। कृतिका अपने गालों पर हाथ रखकर कब से उसे निहार रही थी। सुमित्रा आंटी दोनों को इस तरह देखकर स्माइल कर रही थी। दोनों को प्राइवेसी देने के लिए वो किचन के अलावा बाकी के काम कर रही थी। नूडल्स में से टेस्टी स्मेल आना स्टार्ट हो चुका था। कृतिका को अपनी तरफ यूं देखता देख वंश स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखता है तो कृतिका उस पर से नजरें चुराते हुए बोली, वंश और कितनी देर? मुझे बहुत भूख लगी है और वेट नहीं हो रहा। कृतिका ने ये किसी छोटी बच्ची की तरह कहा। वंश स्माइल करते हुए कृतिका के नाक को पिंच करते हुए बोला, वाइफी बस हो गया। कृतिका अपने नाक सहलाते हुए वंश को घूरने लगी। जैसे ही उसने नूडल्स एक प्लेट पर सर्व किया, कृतिका उसे टेस्ट करने के लिए एकदम से हड़बड़ा कर किचन स्लैब से उतरने को हुई तो उसकी साड़ी फंस गई और वह धड़ाम से नीचे गिरने को हुई। कृतिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, पर तभी उसे महसूस हुआ कि वह हवा में है। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो यह वंश था जो उसे अपनी बाहों में उठाए हुए था। वह कृतिका की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, क्या करती रहती हो तुम? खुद को चोट पहुंचाने की कसम खा रखी है तुमने। आराम से नहीं उतर सकती थी? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? उद्धरण चिन्ह। कृतिका को वंश की आंखों में अपने लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। वह किसी मासूम बच्चे की तरह सिर झुकाए हुए बोली, बहुत जोर से भूख लगी थी तो क्या करती? ऊपर से आपके बनाए नूडल्स में से इतनी टेस्टी स्मेल आ रही थी तो इसमें मेरी क्या गलती? कृतिका की शिकायत भरी टोन सुनकर वंश मन ही मन स्माइल करने लगा।
उसने कृतिका को गोद में उठाए हुए ही बेडरूम में ले गया और सोफे पर आहिस्ते से बिठा दिया। फिर नूडल्स की प्लेट लेकर कृतिका के पास बैठ गया। कृतिका को बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए वह नूडल्स पर टूट पड़ी। दीक्षा नित्या के साथ ग्रुप स्टडी कर रही थी। डिनर के टाइम पर दोनों डाइनिंग टेबल पर गए। सबके आ जाने के बाद सबने डिनर करना स्टार्ट किया। दीक्षा आदित्य के बगल में ही बैठी थी, पर वह उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। आदित्य समझ पा रहा था कि दीक्षा ये हरकतें क्यों कर रही है। उसने एक नजर घूरकर दीक्षा को देखा, फिर अपने डिनर पर फोकस करने लगा। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। आदित्य अपने रूम में आकर फिर से अपने काम में लग गया। दीक्षा और नित्या फिर से अपने ग्रुप स्टडी में जुट गए। जब काफी रात हो गई तो दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, नित्या क्या मैं आज तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? नित्या दीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, ऑफ कोर्स भाभी, इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। ये सुनकर दीक्षा के फेस पर स्माइल आ गई। वह अपना स्टडी मटेरियल समेटते हुए जैसे ही बेड पर सोने के लिए जाती है, तभी आदित्य दीक्षा को लेने नित्या के रूम में आ जाता है। आदित्य को देखकर दीक्षा के कदम वहीं थम जाते हैं। आदित्य को अपने रूम में देखकर नित्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, भाई आप? आदित्य दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, हम तुम्हारी भाभी को लेने आया था। नित्या दीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, पर भाई भाभी तो आज मेरे साथ सोने वाली थी। ये सुनकर आदित्य दीक्षा को आंखें छोटी करके देखने लगा। दीक्षा जानबूझकर आदित्य की तरफ नहीं देख रही थी। आदित्य नित्या की तरफ देखते हुए बोला, हम पर अब वो अपने कमरे में सोएगी। ये बोलते हुए वह नित्या के पास आकर उसके माथे को चूमकर गुड नाइट बोला और दीक्षा को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। दीक्षा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी थी और सपोर्ट देने के लिए अपने दोनों हाथ आदित्य की गर्दन पर डाल दिए थे। आदित्य ने उसे सोफे पर बिठा दिया और उसकी तरफ घूरते हुए बोला, मैंने कहा था न कि जल्दी आना। दीक्षा की तो उससे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इससे पहले कि दीक्षा आदित्य को जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलती, आदित्य का कॉल आ गया। ये एक इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल था, इसलिए न चाहते हुए भी आदित्य को ये अटेंड करना पड़ा। रोमांटिक नाइट पार्ट 2। आदित्य ने उसे सोफे पर बिठा दिया और उसकी तरफ घूरते हुए बोला, मैंने कहा था न कि जल्दी आना। दीक्षा की तो उससे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इससे पहले कि दीक्षा आदित्य को जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलती, आदित्य का कॉल आ गया। ये एक इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल था, इसलिए न चाहते हुए भी आदित्य को ये अटेंड करना पड़ा। अब आगे दीक्षा ने मन ही मन उस कॉल करने वाले को थैंक यू कहा और झट से बेड के एक तरफ लेटकर आंखें कर ली और सोने का नाटक करने लगी। वैसे तो वह हर दिन रात को जल्दी ही सो जाती थी, पर आज एक अम्बक नींद भी कोसों दूर नजर आ रही थी। पर फिर भी अगर आदित्य से बचना है तो उसे तो ये एक्टिंग करनी ही थी और इतनी अच्छी एक्टिंग करनी थी कि आदित्य को इसकी भनक भी न लगे। लगभग 1 घंटे बाद आदित्य कॉल डिस्कनेक्ट करके वापस आया तो उसकी निगाहें सिकुड़ कर सो रही या यूं कहे सोने की एक्टिंग कर रही दीक्षा पर जाती है। उसने शॉर्ट नाइट ड्रेस पहना हुआ था जो कि उसके घुटने से थोड़ा नीचे तक आ रहा था, पर सिकुड़ कर सोने की वजह से उसकी नाइटी ऊपर हो गई थी और उसके अट्रैक्टिव लेग्स नजर आ रहे थे। दीक्षा इस वक्त बहुत सिडक्टिव लग रही थी। आदित्य का दिल तो उसे इस तरह देखकर कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसने अपने गले को तर किया और गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। वह दीक्षा की तरफ देखते हुए खुद से बोला, ये लड़की एक दिन मुझे पागल कर देगी। दीक्षा भले ही सोने का नाटक कर रही थी, पर उसे आदित्य की बातें सुनाई दे रही थी। वह मन ही मन खुद से बोली, अब मैंने क्या किया? हर वक्त बस मुझे ही ब्लेम करना होता है इनको। खुद को देखा, एक नंबर के छिछोरे और बेशरम इंसान हैं, पर फिर भी मुझ पर ही दोष डाल रहे हैं। दीक्षा धीरे, ये तो तेरे मन की बातें सुन लेते हैं। धीरे बोल, कहीं इन्हें तेरी एक्टिंग के बारे में पता न चल जाए। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा को ठंड भी लगने लगी थी, पर वह चाह कर भी ब्लैंकेट नहीं ओढ़ सकती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी चोरी पकड़ी जा सकती थी। आदित्य ने जब उसे खुद में सिकुड़ता हुआ देखा तो उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया और उसके माथे को चूमकर अपने साइड आ गया। आदित्य के इस एक्ट से दीक्षा के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह जानती थी कि आदित्य उसके लिए कितने केयरिंग और प्रोटेक्टिव हैं। आदित्य अपने साइड में आकर ब्लैंकेट के अंदर चला गया और दीक्षा को उसकी कमर से खींचकर अपनी बाहों में भरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जब दीक्षा को तसल्ली हो गई कि आदित्य सो चुके हैं तो उसने आदित्य की तरफ अपनी करवट बदली। नींद तो उसे आ नहीं रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें खोल दी।
वह अपनी टिमटिमाती प्यारी आंखों से आदित्य के झील से शांत चेहरे को निहारने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और माथे पर आ रहे थे। इस मैसी लुक में वह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। दीक्षा को मन कर रहा था कि वह अभी इसी वक्त आदित्य के होंठों को चूम ले। उसने ऐसे ही उसे निहारते हुए कहा, उफ, ये आदमी सोते हुए भी इतने हॉट और अट्रैक्टिव कैसे लग सकते हैं। मन कर रहा है कि अभी इनके होंठों को चूम लूं। ये बोलकर वह आदित्य को निहारने लगी। तभी उसे अपनी कमर पर आदित्य की पकड़ मजबूत होती हुई महसूस होने लगी। ये फील करके दीक्षा की हॉट बीट रोलर कोस्टर की तरह होने लगी। उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए आदित्य ने अपनी आंखें खोल ली और दीक्षा की तरफ एक तिरछी स्माइल पास करते हुए बोला, तो कर लो न वाइफी। रोका किसने है? मुझे लगा मेरी प्यारी सी शैतान वाइफी सो चुकी है, पर तुम तो जाग रही थी, सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रही थी। ये बोलते हुए आदित्य अपने हाथ दीक्षा के नाइट गाउन के अंदर डाल देता है। दीक्षा तो स्पीचलेस हो गई थी, क्योंकि एक बार फिर उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी जो मार ली थी। अच्छा खासा वह आदित्य से बच निकली थी, पर उसने ही एन वक्त पर शेर के मुंह में हाथ डाल दिए। अब सोते हुए शेर को जगाया था तो दीक्षा को तो इसका इनाम मिलने ही वाला था। आदित्य के हाथ दीक्षा की बॉडी पर चल रहे थे। इससे दीक्षा की बॉडी में एक सिहरन छूट गई। वह अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, आप आदि वो मैं आदित्य ने दीक्षा की पेट को हल्का सा प्रेस कर दिया, फिर अपने हाथ उसकी नाइट ड्रेस में से निकाल कर दीक्षा के गुलाबी होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, अब जब तुम जाग ही गए हो तो क्यों ना टाइम को यूटिलाइज किया जाए। आदित्य की गहरी आवाज जैसे ही दीक्षा के कानों में पड़ी, उसे अपने आगे की हालत किसी मूवी के सीन की तरह नजर आने लगी। आदित्य दीक्षा के कान के पास अपने होंठ ले जाकर अपनी मधोशी भरी आवाज में बोला, अब सोते शेर को जगाया है तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए न वाइफी। ये बोलते हुए वह दीक्षा के ईयरलोब को अपने दांतों के बीच दबाकर उसे हल्का सा काट लेता है। आदित्य की इस हरकत से दीक्षा एकदम से सिहर जाती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य उसे खुद से चिपकाते हुए उसके बालों को कान के पीछे करने लगा। दीक्षा अपनी टिमटिमाती मासूम आंखों से आदित्य को देख रही थी। इस वक्त आदित्य के चेहरे पर उसे पाने का जुनून साफ साफ नजर आ रहा था। वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि प्लीज आप मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। कल ईशा दी और विहान भाई की हल्दी है। मैं नहीं चाहती कि कल मैं सोती रह जाऊं। और मार्क तो बिल्कुल भी मत बनाना, वरना अगर मैं अपनी पसंद की ड्रेस नहीं पहन पाई तो आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। दीक्षा ये धमकी देते हुए क्यूट डेविल लग रही थी। आदित्य को इस वक्त उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने दीक्षा के दोनों हाथों को बेड पर प्रेस कर दिया और एकदम से उसके ऊपर आकर उसके होंठों के करीब आकर बोला, वाइफी ये सब तुम्हें मुझे जगाने से पहले सोचना चाहिए था। वैसे भी आज तुम इतनी सेक्सी लग रही हो। मैं तुम्हें कोई गारंटी नहीं देता कि तुम्हें ज्यादा परेशान करूंगा या नहीं। सो बी रेडी माई क्यूट डेविल। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि दीक्षा कुछ बोल पाती, आदित्य ने पीछे से उसकी नेक को थामकर अपने होठों को दीक्षा के होठों पर रखकर उसे किस करने लगा। पहले तो दीक्षा अपनी आंखें बंद करके आदित्य के होठों को अपने होठों पर फील करती है, फिर बाद में वह खुद भी रिस्पॉन्स करने लगी। उसका साथ पाकर आदित्य की किस और डीप और पैशनेट हो गई। वह दीक्षा को इस तरह किस कर रहा था जैसे उसे खा ही जाएगा। वह आज दीक्षा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था और उसे जी भर कर प्यार करना चाहता था। उसके किस से ये साफ साफ पता चल रहा था। उसके होठों को पूरी तरह से निचोड़ने के बाद जब आदित्य को फील हुआ कि अगर वह थोड़ी देर तक यूं ही दीक्षा को किस करता रहा तो वह पक्का बेहोश हो जाएगी, इसलिए उसे न चाहते हुए भी दीक्षा को रिलीज करना पड़ा। पर आदित्य दीक्षा से ज्यादा दूर नहीं हुआ। वह उसके होठों के पास रहकर ही लंबी लंबी सांसें लेने लगा। दीक्षा भी अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांसों को नॉर्मल करने लगी। इस तरह दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर फील कर पा रहे थे। आदित्य ने अपनी प्यार भरी आंखों से एक नजर दीक्षा को देखा। उसकी नजरों की तपिश को वह संभाल नहीं पाए और अपनी नजरें झुका ली। उसके गुलाबी गाल आदित्य को अपनी तरफ लुभा रहे थे। आज आदित्य दीक्षा को खा जाने की फिराक में था। वह दीक्षा के चेहरे की तरफ झुक गया और उसके चेहरे के लगभग हर हिस्से को चूमने लगा। उसने लास्ट में दीक्षा के गालों को जोर से बाइट कर दिया। दीक्षा ने आदित्य को दूर धकेलते हुए अपने गाल को सहलाने लगी और आदित्य को गुस्से से घूरने लगी। वह उसकी तरफ ऐसे घूरते हुए बोली, आप न सच में डेविल हो। दीक्षा की बातें सुनकर आदित्य स्माइल करते हुए बोला, वाइफी तुमने मेरा डेविल रूप अभी तक देखा ही कहाँ है।
ये बोलते हुए वह दीक्षा को मौका दिए बगैर एक बार फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। उसकी किस की इंटेंसिटी को फील करके दीक्षा अपने मन में बोली, ये आज सच में मुझे मार ही डालेंगे। वक्त के साथ आदित्य उसे वाइल्डली किस करने लगा। उसने एक बार फिर दीक्षा की हालत खराब कर दी थी। उससे छूटने के लिए दीक्षा ने आदित्य के होंठों को जोर से काट लिया, जिससे आदित्य की पकड़ उस पर से लूज हो गई। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, नॉट बैड वाइफी। ये बोलते हुए वह दीक्षा को अपने करीब कर उसके नेक की तरफ झुक गया और उसे पूरी शिद्दत से चूमने लगा। आदित्य के इस मदहोशी भरे किस से दीक्षा की सांसें तेज हो गई और उसकी पकड़ आदित्य की बॉडी पर कसने लगी। उसे किस करते हुए आदित्य थोड़ा उठ जाता है और दीक्षा को देखते हुए अपना टी शर्ट रिमूव कर देता है। दीक्षा जब ये देखती है तो एक बार फिर शर्म से लाल हो जाती है। आदित्य दीक्षा की तरफ झुक जाता है और उसके नाइट ड्रेस को कंधे से लूज करते हुए वहां पर भी अपने गर्म होंठ फिराने लगा। आदित्य की हर किस के साथ दीक्षा की बॉडी सहने लगी। उसकी पकड़ आदित्य की खुली पीठ पर कसती चली गई। आदित्य ने दोनों के बीच की दूरियां मिटाते हुए दीक्षा की नाइट ड्रेस को एक झटके में उतार कर उसे साइड में फेंक देता है। दीक्षा शर्म के मारे खुद को अपने दोनों हाथों से छिपाने लगी। वैसे तो आदित्य और उसके बीच ये सब पहले भी हो चुका है, पर फिर भी आदित्य जब उसके करीब आता था तो उसे बहुत शर्म आती थी। आदित्य ने दीक्षा के दोनों हाथों को उसके सीने से अलग कर बेड पर प्रेस कर दिया और एक नजर दीक्षा के अट्रैक्टिव फिगर को देखने लगा। दीक्षा ने तो शर्म के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी, पर फिर भी आदित्य के नजरों की तपिश उसे अपनी बॉडी पर महसूस हो रही थी। आदित्य उसके अट्रैक्टिव फिगर को निहारते हुए उसके पेट के पास आ गया और उसे निहारते हुए उसके नावेल के पास अपने होंठ ले जाकर अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहा, वाइफी यू आर सो सेक्सी। ये बोलते हुए वह उसकी नावेल को किस करने लगा। आदित्य की इस सेड्यूसिंग हरकत से दीक्षा की पकड़ बेडशीट पर मजबूत हो गई। आदित्य की ये हरकतें दीक्षा को आहें भरने पर मजबूर कर रही थी और उसकी गहरी सांसों से आदित्य उसकी तरफ बहकने लगा। उसके नावेल को किस करते हुए वह उसे बाइट भी कर देता है, जिससे दीक्षा की एक जोर की आह निकल जाती है। उसके पूरे पेट पर अपने गर्म होंठों को फिराने के बाद आदित्य एक झटके में दीक्षा और अपने बचे खुचे कपड़े भी रिमूव कर देता है। एक बार फिर दीक्षा की पूरी बॉडी को मदहोशी से चूमने लगा। वह आज कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो रहा था। उसने उसकी पूरी बॉडी को किस करते हुए काटना भी शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद दीक्षा को यूं ही प्यार करते हुए दोनों फिर से एक हो जाते हैं। आदित्य दीक्षा को रिलैक्स फील करवाने के लिए उसके होंठों से अपना होंठ जोड़ लेता है और उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगा, जिससे दीक्षा का पूरा ध्यान उसकी प्यार भरी मीठी किस पर चला गया। वह दीक्षा को पूरी रात ऐसे ही प्यार जताता रहा। सुबह के 4 बजे वह दीक्षा से अलग हुआ और उसके बगल में थक कर लेट गया। दीक्षा की तो पहले से ही हालत खराब हो चुकी थी। उसकी बॉडी में अभी से पेन होना स्टार्ट हो गया था। आदित्य ने दीक्षा को अपनी बाहों में समेटकर खुद से चिपका लिया। दीक्षा तो थककर एकदम चूर हो गई थी और आदित्य के करीब रहने से वह जल्दी ही नींद के आगोश में चली गई। आदित्य अपनी प्यार भरी निगाहों से अपनी वाइफी को देख रहा था। इस वक्त वह बहुत ही थकी हुई और क्यूट लग रही थी। आदित्य को उस पर बहुत प्यार आ रहा था, इसलिए वह लगातार उसके माथे और सिर को चूमने लगा। दीक्षा को निहारते निहारते वह भी नींद के आगोश में चला गया। वंश के जासबट। आदित्य ने दीक्षा को अपनी बाहों में समेटकर खुद से चिपका लिया। दीक्षा तो थककर एकदम चूर हो गई थी और आदित्य के करीब रहने से वह जल्दी ही नींद के आगोश में चली गई। आदित्य अपनी प्यार भरी निगाहों से अपनी वाइफी को देख रहा था। इस वक्त वह बहुत ही थकी हुई और क्यूट लग रही थी। आदित्य को उस पर बहुत प्यार आ रहा था, इसलिए वह लगातार उसके माथे और सिर को चूमने लगा। दीक्षा को निहारते निहारते वह भी नींद के आगोश में चला गया। अब आगे वंश का अपार्टमेंट। कृतिका को बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए वह वंश के सर्व किए नूडल्स पर टूट पड़ी थी। वह किसी छोटी बच्ची की तरह जल्दी जल्दी खा रही थी। उसे इस तरह देख वंश के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह उसके गालों को पींच करते हुए बोला, वाइफी क्या कर रही हो? प्लेट कहीं भागा नहीं जा रहा, इसलिए आराम से खाओ। कृतिका ने हाँ में सिर हिला दिया, पर खाना उसी स्पीड से जारी रखा। वंश ने उसे देखकर ना में सिर हिला दिया। जब कृतिका ने पूरी प्लेट साफ कर ली, तब जाकर उसकी निगाहें वंश की तरफ गई, जो आंखें छोटी करके उसे ही देख रहा था। कृतिका के मुंह पर थोड़ा सा खाना लग गया था। वह उसे अपनी जीभ से चाटते हुए वह खुद से बोली, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत किया क्या? उसने अपनी प्लेट को देखी, जिसे उसने अकेले ही खाली कर दिया था। वंश को तो उसने मुश्किल से 1-2 बाइट ही खिलाई होगी।
वह वंश की तरफ देखते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, सॉरी, वो मुझे भूख लगी थी। वंश उसकी इस मासूमियत पर अपनी सर्द आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, कैसा लगा नूडल्स? कृतिका अपनी चमकती आंखों से वंश की तरफ देखते हुए बोली, बहुत टेस्टी। क्वोट। उसके इस तरह कहने पर वंश चमकती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उसके चेहरे के बेहद पास आकर बोला, तुम्हें नहीं लगता इसके लिए मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए? कृतिका अपनी टिमटिमाती आंखों से वंश की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। वंश अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए बोला, किस मी हियर राइट नाउ। कृतिका ने बड़ी ही मासूमियत में ना में सिर हिला दिया। वंश अपनी इंटेंस आंखों से कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, तुम्ही ने कहा कि तुम्हें मेरी हाथ की बनाई नूडल्स बहुत पसंद आई, पर अब तुम अपनी बात से पीछे हट रही हो। वंश ने ये जानबूझकर सीरियस होकर कहा, जिससे कृतिका को लगा कि अगर उसने वंश को किस नहीं किया तो कहीं वो उससे नाराज न हो जाए, इसलिए वह वंश को किस करने के लिए मान गई। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, पर पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। वंश ने ठीक वैसा ही किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कृतिका आहिस्ते आहिस्ते वंश के होठों के पास गई और उसके दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर अपनी आंखें बंद करते हुए आहिस्ते से वंश के होठों को छूकर जैसे ही पीछे हटने को हुई, वंश ने मौके का फायदा उठाते हुए कृतिका की नेक को पीछे से पकड़ लिया और उसके गुलाबी होठों को अपने होठों के बीच दबोच लिया। कृतिका की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसे वंश के इस मूव का अंदाजा नहीं था, पर अब देर हो चुकी थी। वह चाह कर भी वंश की गिरफ्त से छूट नहीं सकती थी और वह छूटना भी नहीं चाहती थी। वंश उसे दिलो जान से किस कर रहा था। वह इस किस से कृतिका को यह जताना चाह रहा था कि वह उसे कितना टूटकर प्यार करना चाहता है। कृतिका भी इस किस से वंश की फीलिंग्स समझ पा रही थी। उसे भी अब फील हो रहा था कि उसने वंश को खुद से दूर रखते हुए उसे बहुत पनिशमेंट दे दी है। अब कृतिका भी अपने वंश को प्यार करना चाहती थी। वह अब वंश को और तड़पाना नहीं चाहती थी। वंश के इस मधोशी भरे किस में कृतिका भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वंश की किस में आज एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। उसकी इंटेंसिटी से फील हो रहा था कि वह कृतिका को आज खा ही जाएगा। वह कृतिका को किस करते हुए अपने नीचे सोफे पर पलक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। कृतिका वंश को रोकना तो चाहती थी, पर चाह कर भी वह उसे रोक नहीं पा रही थी। वह वंश के चाम को, उसकी नजदीकियों को रेसिस्ट ही नहीं कर पा रही थी। वह चाहती थी कि वंश और उसका ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल हो। बस इसीलिए वह इस वक्त इस मोमेंट से बाहर आकर वंश को आगे बढ़ने से रोक लेना चाहती थी, पर उस पर कृतिका का बस ही नहीं चल रहा था। वंश कृतिका के होठों को किस करते हुए पूरी तरह से निचोड़ चुका था। कृतिका की सांसें तो कब से भारी होनी शुरू हो गई थी, पर आज वंश को तो कुछ होश ही नहीं था। वह कृतिका को वाइल्डली किस करने लगा था। तभी वंश के रोमांस की गियर पर फुल स्टॉप लगाने सुमित्रा आंटी वहां पहुंच गई। सुमित्रा आंटी को कोई अंदाजा नहीं था कि वंश और कृतिका इस वक्त इस हालत में होंगे। दरअसल उन्हें ये पूछना था कि आज डिनर में क्या बनाना है। वह बेडरूम के डोर को नॉक किए बगैर अंदर आकर सामने की तरफ देखे बिना ही बोली, कृतिका बेटा, आज डिनर में तुम दोनों क्या खाओगे? इतना कहकर जैसे ही सुमित्रा आंटी ने सामने की तरफ देखा, उनकी हालत ही खराब हो गई, क्योंकि इस वक्त कृतिका और वंश जिस पोजीशन में थे उसे देखकर कोई भी गलत समझ सकता था। सुमित्रा आंटी की बातें सुनकर दोनों हड़बड़ी में एक दूसरे से अलग हो गए। वंश सोफे पर एक तरफ बैठ गया और कृतिका भी हड़बड़ा कर सोफे पर बैठ गई। उसकी साड़ी की पल्लू वंश की एक्साइटमेंट की वजह से उसके सीने से सरक गई थी। सुमित्रा आंटी तो वहां रह भी नहीं पा रही थी और बाहर जा भी नहीं पा रही थी। कुल मिलाकर वहां का सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो गया था। कृतिका तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। उसे तो सुमित्रा आंटी को देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वंश ने कृतिका की हालत देखकर झट से वहां रखे एक चादर से उसे कवर कर दिया। सुमित्रा आंटी वहां से जाते हुए बोली, सॉरी बेटा, मुझे दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। मैं जाती हूँ, तुम दोनों डिसाइड करके बता देना। ये बोलकर सुमित्रा आंटी तुरंत वहां से किचन की तरफ भाग गई। उनके जाने के बाद वंश ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया और एक नजर कृतिका की तरफ देखा, जिसका इस वक्त शर्म से बुरा हाल हो गया था। वह बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। वंश उसके पास आया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर उसे ऊपर करते हुए बोला, हे कृतिका, क्या हुआ? तुम इतनी ऑकवर्ड क्यों हो रही हो? कृतिका ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं सुमित्रा आंटी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। मुझे बहुत शर्म आ रही है। एक काम कीजिए, आप मेरा खाना रूम में ही ले आइए। आज मैं आंटी को फेस नहीं कर पाऊंगी।
उद्धरण चिन्ह। कृतिका की बातें सुनकर वंश उसके माथे को चूमते हुए बोला, वाइफी तुम्हें इतना ऑकवर्ड फील करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच ये सब कॉमन है। तुम टेंशन मत लो, सुमित्रा आंटी तो खुशी होंगी हम दोनों को इस तरह देखकर। उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश के लास्ट लाइन पर उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। वंश समझ गया कि कृतिका के दिमाग में क्या चल रहा है। वह कृतिका को अपनी बाहों में भरते हुए उसके होंठों को प्यार से चूम कर बोला, क्योंकि सुमित्रा आंटी ने एक बार कहा था कि मैं जल्दी से शादी कर लूं और उन्हें दादी बना दूं। उन्होंने इससे पहले आज तक मुझे कभी कुछ नहीं मांगा। ये बोलते हुए वह कृतिका को प्यार भरी नजरों से देखने लगा। कृतिका ने एक तो पहले ही खुद को बहुत मुश्किल से नॉर्मल किया था। वंश के इस तरह कहने से कृतिका शर्म से एकदम गुलाबी हो गई। उसने वंश को धक्का दिया और शर्माते हुए वॉशरूम में चली गई। अपनी बीवी की इस हरकत पर वंश स्माइल करते से खुद को रोक नहीं पाया। वह अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर आ गया और सुमित्रा आंटी को डिश बताते हुए लिविंग रूम में चला गया। डिनर के टाइम पर भी जब कृतिका बाहर नहीं आ रही थी तो सुमित्रा आंटी सवालिया नजरों से वंश की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, कृतिका बेटा को क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वह डिनर पर नहीं आई। कोट। सुमित्रा आंटी की बात पर वंश उनकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आपकी बहू आज आपको फेस करने से शर्मा रही है, इसलिए वह आज अपने रूम में ही डिनर करना चाहती है। वंश की बातें सुनकर सुमित्रा आंटी को थोड़ी देर पहले का नजारा याद आता है। वह वंश की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, इसमें शर्माना क्या है? तुम दोनों पति पत्नी हो और पति पत्नी के बीच में तो ये सब होता रहता है। उद्धरण चिन्ह। वंश सुमित्रा आंटी की तरफ देखते हुए बोला, पर आपकी बहू को कौन समझाए? सुमित्रा आंटी वंश से कुछ नहीं बोली और एक प्लेट पर खाना सर्व करके वंश के बेडरूम की तरफ जाने लगी। दरवाजा पहले से खुला था, इसलिए वो सीधे अंदर चली गई। कृतिका की भूख के मारे हालत खराब हो गई थी, इसलिए वह कमरे में ही इधर उधर टहल रही थी। जैसे ही कृतिका की निगाहें सुमित्रा आंटी पर पड़ी, वह उनकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, आंटी आप? कोट। सुमित्रा आंटी कृतिका को सोफे के पास आने का इशारा करते हुए बोली, पहले तुम इधर आओ और बैठो यहाँ। कृतिका चुपचाप बेडरूम के सोफे पर बैठ गई। सुमित्रा आंटी ने खाने की प्लेट को अपने हाथों में लेकर कृतिका की तरफ देखकर बोली, भूख से हालत खराब हो रही थी, फिर भी कमरे में चुपचाप टहल रही थी। हम। ये बोलते हुए उन्होंने खाने का एक निवाला कृतिका की तरफ बढ़ा दिया। कृतिका ने झट से वो खा लिया। वह खाते हुए ही बोली, वो आंटी, वो मुझे आपको फेस करने में बहुत शर्म आ रही थी। ये बोलते हुए कृतिका अपनी नजरें झुका लेती है। सुमित्रा आंटी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए कृतिका की तरफ दूसरा निवाला बढ़ाते हुए बोली, बेटा, इसमें शर्माना क्या? तुम दोनों पति पत्नी हो। और क्या वंश ने तुम्हें मेरी विश के बारे में नहीं बताया? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कृतिका के गाल एक बार फिर से गुलाबी होने लगे। सुमित्रा आंटी के फेस पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह कृतिका को खाना खिलाते हुए ही बोली, कृतिका बेटा, मैं वंश और उसकी फैमिली के बारे में तो ज्यादा नहीं जानती, पर जब से उसे जानती हूँ तब से वंश बिल्कुल अकेला रहा है। पर जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो, वंश की जिंदगी बदल गई है। वह तुम्हारे आने से मुस्कुराना सीख गया, पहले से ज्यादा किसी और की फिक्र करना सीख गया है। प्यार का उसकी जिंदगी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, पर तुम्हें देखकर वह प्यार करना भी सीख गया है। तुम वंश की सबसे बड़ी खुशी हो बेटा। तुम हमेशा हर कदम पर वंश का साथ निभाना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। भगवान बस इसी तरह तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे बेटा। अब जल्द से जल्द तुम और वंश मुझे दादी बना दो। उद्धरण चिन्ह। सुमित्रा आंटी की बातें सुनकर कृतिका के फेस पर स्माइल आ गई। वह बहुत प्यार से उनकी तरफ देखने लगी। अब तक उन्होंने कृतिका को पूरा खाना खिला दिया था। अपने दूसरे हाथ से कृतिका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बताओ बेटा, क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी? कृतिका सुमित्रा आंटी की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है। सुमित्रा आंटी कृतिका के सिर को प्यार से सहलाते हुए उसके माथे को चूम लेती है। वंश बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा होकर टेक लगाकर कृतिका और सुमित्रा आंटी को स्माइल करते हुए देख रहा था। प्यार प्रण की चाहत। सुमित्रा आंटी की बातें सुनकर कृतिका के फेस पर स्माइल आ गई। वह बहुत प्यार से उनकी तरफ देखने लगी। अब तक उन्होंने कृतिका को पूरा खाना खिला दिया था। अपने दूसरे हाथ से कृतिका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बताओ बेटा, क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी?
कृतिका सुमित्रा आंटी की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है। सुमित्रा आंटी कृतिका के सिर को प्यार से सहलाते हुए उसके माथे को चूम लेती है। वंश बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा होकर टेक लगाकर कृतिका और सुमित्रा आंटी को स्माइल करते हुए देख रहा था। अब आगे कृतिका को खिलाने के बाद सुमित्रा आंटी ने वंश को भी खाने के लिए बोल दिया। फिर वह वहां से अपने घर के लिए निकल गई। वंश ने डिनर किया। डिनर के बाद वह लिविंग रूम के सोफे पर थोड़ी देर बैठा। उसके फोन पर एक इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल आ गया, इसलिए उसने कॉल अटेंड करते हुए लिविंग एरिया में ही टहलने लगा। कॉल अटेंड करते हुए वंश को 2 घंटे हो गए। डिस्कशंस करते करते उसे वक्त का पता ही नहीं चला। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वह अपने बेडरूम में गया। उसने बेडरूम का दरवाजा बंद करके जैसे ही सामने की तरफ देखा, बस देखता ही रह गया। कृतिका बेड के एक तरफ सिकुड़कर सो चुकी थी। उसने रेड कलर की सैटिन की नाइटी पहनी हुई थी। नींद में उसकी नाइटी थोड़ी ऊपर हो गई थी और उसकी फेयर थाइस अच्छे से विजिबल हो रही है। कृतिका इस वक्त बेहद सेडक्टिव लग रही थी। उसे इस तरह देखकर वंश का गला सूखने लगा। उस नाइटी में कृतिका का अट्रैक्टिव फिगर उभर कर सामने आ रहा था। ठंड लगने की वजह से वह अपने आप में ही सिकुड़ने लगी थी। वंश के कदम कब अपने आप ही कृतिका की तरफ बढ़ गए, उसे पता ही नहीं चला। वह उसके करीब आकर बैठ गया और अपने हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए उसके माथे को आहिस्ते से चूम लिया। वह जैसे ही वहां से उठने को हुआ, कृतिका ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने के पास ले आई। वंश के हाथ एकदम से कृतिका के ब्रेस्ट को टच कर गए। कृतिका की नींद में की गई इस हरकत से वंश की तो हालत ही खराब हो गई। उसे अपने अंदर गर्मी महसूस होने लगी, पर कृतिका वो तो इन सब से बेखबर चैन की नींद सो रही थी। वंश ने अपने आप को शांत करने के लिए जैसे ही वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने को हुआ, कृतिका ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसकी मजबूत पकड़ के आगे वंश को अपनी सारी ताकत फीकी लगने लगी। कृतिका ने उसे नींद में ही अपनी तरफ खींच लिया। वंश इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और वह कृतिका के ऊपर आ गया। उसने अपनी दोनों कोहनियों से बैग का सपोर्ट लिया हुआ था ताकि उसका वेट कृतिका की बॉडी पर न पड़े। इस वक्त कृतिका और वंश का चेहरा एक दूसरे के बेहद पास था, इतना पास कि वंश कृतिका की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। दोनों के होठों के बीच बस कुछ ही इंचेस का गैप था। वंश ने खुद पर कंट्रोल न करते हुए इन कुछ इंचों की दूरी को मिटाते हुए उसने सोती हुई कृतिका के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। उसने तय किया कि वह कृतिका को बहुत प्यार से किस करेगा ताकि उसकी नींद न टूट जाए, पर ऐसा हो नहीं सका। कृतिका को किस करते हुए वक्त के साथ वह और वाइल्ड होने लगा। कृतिका को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिससे घबराहट में अपनी आंखें खोल दी। वंश ने भी उसे रिलीज कर दिया ताकि वह सांस ले पाए। कृतिका ने थोड़ी देर बाद खुद को नॉर्मल कर लिया और अपनी टिमटिमाती खूबसूरत आंखों से वंश को देखने लगी। आज वंश को कृतिका की आंखों में एक अलग सा नशा दिखाई दे रहा था, जिसमें वह डूब जाना चाहता था। वह एक बार फिर उसके होंठों की तरफ झुककर उसे दोबारा किस करने लगा। कृतिका जो थोड़ी देर पहले गहरी नींद में सो रही थी, वंश की इस हरकत से उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसके इस किस में कृतिका एक अलग सा जुनून महसूस कर पा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वंश आज उसके साथ बहक न जाए, क्योंकि कृतिका दोनों के इस मोमेंट को बहुत स्पेशल और यादगार बनाना चाहती थी। उसके होठों को किस करते हुए वंश कृतिका की नेक पर आ जाता है और उसे पूरी शिद्दत के साथ चूमने लगा। वंश आज अपने कंट्रोल से बाहर तो हो ही गया था, कहीं न कहीं उसे ये डर भी सता रहा था कि आज कृतिका की परमिशन के बगैर उससे कुछ हो न जाए। वंश जानता था कि कृतिका भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना कि वो उससे करता है, पर फिर भी वह उसकी परमिशन के साथ ही आगे बढ़ना चाहता था। कृतिका को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह वंश को कैसे रोके, क्योंकि चाहकर भी वह उसकी नजदीकियों को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। वंश के हाथ कृतिका को किस करते हुए उसकी पूरी बॉडी में चल रहे थे। वह उसके सेडक्टिव टच से मदहोश होने लगी थी। ऐसे में उसके पास वंश को रोकने का एक ही उपाय नजर आया। उसने वंश को आवाज देते हुए कहा, वंश। कृतिका की थोड़ी घबराहट से भरी टोन सुनकर वंश ने उसकी नेक को छोड़ा और कृतिका के घबराए हुए चेहरे की तरफ देखने लगा। कृतिका को पता थी कि अगर वंश उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन देखेगा तो वह खुद को आगे बढ़ने से रोक लेगा। वंश ने एक नजर कृतिका की हालत को देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी लगभग बाजुओं से सरक गए थे। ये देखकर वंश को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने कृतिका के कपड़े को ठीक किया और उसके माथे को चूम कर सॉरी कहते हुए तुरंत बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। कृतिका तो उसे बस देखती ही रह गई। वह कुछ कह भी नहीं पाए और वंश वहां से चला गया। उसे वंश का सॉरी कहना अच्छा नहीं लगा, पर वह भी क्या कर सकती थी। अगर वह अपने चेहरे पर वैसे एक्सप्रेशन नहीं लाती तो वंश को रोकना मुश्किल हो जाता। वंश अपने स्टडी रूम में आ गया। उसे अब खुद पर गुस्सा भी आने लगा कि वह आज कृतिका की परमिशन के बगैर उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। कहीं न कहीं वंश को ये बात भी अच्छी नहीं लग रही थी कि कृतिका भी उससे प्यार करती है, फिर वह उसे अपने करीब क्यों आने नहीं दे रही। कृतिका का वंश को यूं सताना कहीं न कहीं उसे ये महसूस करवा रहा था कि कहीं कृतिका को उसके प्यार पर डाउट तो नहीं है, जिसके कारण वह ऐसा कर रही थी। वंश के लिए अब कृतिका से दूर रहना नामुमकिन सा हो गया था, पर फिर भी उसने खुद से वादा किया कि अब वह कृतिका को देखने से बचेगा, क्योंकि जब वह उसे देखेगा उसे उसको प्यार करने का मन करेगा। इसलिए वह उसकी तरफ देखेगा ही नहीं तो उसकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाए। कृतिका बेड पर ही बैठी हुई वंश के बेडरूम में वापस आने का वेट कर रही थी, ताकि वह वंश से अपने दिल की बात शेयर कर सके कि वह अब अपने आप को अपने वंश को सौंपना चाहती है और उसे पूरे हक से प्यार करना चाहती है। कृतिका कब से वंश का वेट कर रही थी, पर वंश था कि बाहर ही नहीं आ रहा था। आखिर में काफी देर बाद भी जब वंश बाहर नहीं आया तो कृतिका उसके स्टडी रूम के दरवाजे के पास खड़ी हो गई और दरवाजे से ही वंश को देखने लगी। वंश को देखकर वह समझ गई कि इस वक्त वह क्या सोच रहा है। कृतिका अपने माथे को हल्का सा मारते हुए खुद से ही अपने मन में बोली, वंश, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ तो आप गलत हैं। मैं खुद आपके करीब आना चाहती हूँ, आपको प्यार करना चाहती हूँ, पर अपने उन खास पलों को यादगार भी बनाना चाहती हूँ। इसलिए आपको मेरा थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा मेरे वंश। अब जब इतना इंतजार कर ही लिया है तो थोड़ी सी और कर लीजिए। ये बोलकर वह वंश को निहारते हुए थोड़ी देर बाद वहां से बेड में आ गई और खुद को ब्लैंकेट के अंदर घुसाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। आप बिल्कुल बेशर्म हो गए हैं। कृतिका अपने माथे को हल्का सा मारते हुए खुद से ही अपने मन में बोली, वंश, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ तो आप गलत हैं। मैं खुद आपके करीब आना चाहती हूँ, आपको प्यार करना चाहती हूँ, पर अपने उन खास पलों को यादगार भी बनाना चाहती हूँ। इसलिए आपको मेरा थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा मेरे वंश। अब जब इतना इंतजार कर ही लिया है तो थोड़ी सी और कर लीजिए। ये बोलकर वह वंश को निहारते हुए थोड़ी देर बाद वहां से बेड में आ गई और खुद को ब्लैंकेट के अंदर घुसाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब आगे वंश स्टडी रूम में ही काम करते करते सो गया। अगली सुबह जब कृतिका की नींद खुली तो उसने खुद को बेड पर अकेला पाया। वह बेड से उठ गई और वंश को ढूंढने लगी। वह उसके स्टडी रूम में गई तो वंश सोफे पर ही सो रहा था। इसका मतलब ये था कि कल पूरी रात वंश स्टडी रूम में ही था। कृतिका ने एक नज़र वंश को देखते हुए फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वंश भी उठ गया और दूसरे वाले वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। 1 घंटे बाद कृतिका रेडी होकर बाहर आई। आज उन्हें ईशा और विहान के हल्दी फंक्शन में जाना था। फंक्शन सुबह थी, इसलिए कृतिका पीले रंग की एक खूबसूरत सी साड़ी पहनकर रेडी हो चुकी थी। वह बाथरूम से बाहर आते हुए अपने गीले बालों को टॉवेल से सुखाते हुए बाहर आ रही थी। वह ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसी वक्त वंश भी अपने कुर्ते के बटन लगाते हुए बाहर आ रहा था। इस ट्रेडिशनल लुक में वंश बेहद डैशिंग लग रहा था। वंश की निगाहें जैसे ही कृतिका पर पड़ी, उसकी तो जैसे सांसें ही थम गई। येलो कलर की शिफॉन की एक बेहद ही खूबसूरत साड़ी और सेक्सी ब्लाउज के कॉम्बिनेशन में कृतिका कहर ढा रही थी। उसकी पतली कमर साड़ी में से अच्छे से नजर आ रही थी। वंश एक बार फिर अपना कंट्रोल खोने लगा। कृतिका वंश को खुद को इस तरह से देखता देख मन ही मन स्माइल कर रही थी, पर वंश ने खुद पर कंट्रोल करते हुए कृतिका की कमर से नजर हटाकर वहां से जाने को हुआ तो कृतिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। कृतिका की इस हरकत से वंश के कदम वहीं थम गए। वह पीछे मुड़कर कृतिका को देखने लगा, जो अपनी प्यार भरी निगाहों से उसे ही देख रही थी। आज वंश को कृतिका की आंखों में उसके लिए एक अलग ही नशा नजर आ रहा था। वंश ने उसकी नशीली आंखों से नजरें हटाए और सामने की तरफ देखते हुए बोला, कल रात के लिए सॉरी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना ही कहा था कि कृतिका ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए बोली, शिशिश, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब चाहे तब मुझे किस कर सकते हैं, आपको पूरा राइट है। ये बोलते हुए कृतिका अपने पंजे के बल खड़े होकर झट से उसके होठों को आहिस्ते से चूमकर वहां से शर्माते हुए बाहर चली जाती है।
वंश कृतिका को देखता ही रह जाता है। उसे ये समझने में टाइम लग रहा था कि अभी कृतिका ने क्या कहा। फिर उसके होठों पर यकायक स्माइल आ जाती है और अपने होठों को सहलाने लगता है। फिर खुद को आईने में देखता है। इस वक्त वंश की स्माइल इतनी दिलकश लग रही थी कि अगर कृतिका उसे देख लेती तो एक बार फिर अपना दिल हार जाती। वंश रेडी होकर किचन में आ गया। अब तक कृतिका दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना चुकी थी। आज कृतिका ने सुमित्रा आंटी को छुट्टी दे दिया था। वंश किचन में भी अपनी खूबसूरत वाइफ को टेक लगाकर देख रहा था। वंश की निगाहों को खुद पर महसूस करके कृतिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, वंश क्या देख रहे हैं आप? वंश ने स्माइल करते हुए नमे सिर हिलाया और कृतिका के कहने पर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। ब्रेकफास्ट सर्व करते वक्त कृतिका की साड़ी उठ जाने से उसकी खुली कमर वंश के एकदम नजदीक थी। उसे इतने करीब देखकर एक बार फिर वंश का दिल मचलने लगा। उसे छूने की चाहत बढ़ने लगी। जैसे ही उसने अपना हाथ कृतिका की खुली कमर की तरफ बढ़ाया, कृतिका अपनी चेयर पर बैठ गई। वंश ने अपने हाथ पीछे ले लिए। इसमें वंश की कोई गलती नहीं थी। कृतिका आज लग ही इतनी हॉट रही थी कि वंश चाहकर भी उससे नजरें हटा नहीं पा रहा था। वह अपने दिल के हाथों मजबूर था। दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट के दौरान भी वंश बार बार कृतिका को ही देख रहा था। कृतिका भी ये नोटिस कर रही थी। वह ब्लश वाली स्माइल करते हुए बार बार अपने बालों को कान के पीछे करने में लगी थी। वहाँ का नजारा ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों अपनी फर्स्ट डेट पर आए हों और दोनों का प्यार एकदम नया नया हो। मल्होत्रा हाउस, आदित्य का रूम। आदित्य हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ चुका था। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी निगाहें सबसे पहले उससे चिपक कर सो रही दीक्षा पर गई। दोनों की हालत देखकर आदित्य के फेस पर स्माइल आ गई। वह दीक्षा के सो के उठने के बाद का रिएक्शन देखने के लिए बेताब था, क्योंकि पिछली रात दीक्षा ने उसे पहले ही वार्न कर दिया था कि वह उसे ज्यादा परेशान न करे। पर उसके बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आदित्य नहीं रुका था। इसलिए आज तो दीक्षा उस पर फूटने ही वाली थी। ये सब इमेजिन करते हुए आदित्य के फेस पर एक स्वीट सी स्माइल आ गई। उसने दीक्षा के माथे को चूम लिया और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करते हुए एक टॉवेल अपनी कमर पर लपेट लिया और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आकर उसने अपने और दीक्षा के कपड़ों को समेट लिया और लॉन्ड्री बास्केट में डालकर जिम की तरफ चला गया। 1 घंटे बाद जब वह वापस आया तब भी दीक्षा घोड़े बेचकर सो रही थी। उसके चेहरे पर थकावट साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे आदित्य ने उसे दिए थे। वह वॉशरूम की तरफ शोवर लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद अपने ऑफ वाइट कलर के कुर्ते और पजामे में वह रेडी हो गया। इस ट्रेडिशनल लुक में वह कहरदा रहा था। उसके बाल जेल से सेट किए हुए थे और कलाइयों में वॉयर पहनी हुई थी। इस लुक में आदित्य बेहद डैशिंग लग रहा था। अब फंक्शन में जाने का वक्त हो रहा था, इसलिए उसने दीक्षा को उठाना ही ठीक समझा। वह उसके पास गया और दीक्षा के सिरहाने के पास बैठकर उसके गालों को थपकी देते हुए उठाने लगा। दीक्षा उठो, सुबह हो गई है, वरना हम हल्दी के लिए लेट हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा की आंखों में तो अभी नींद भरी हुई थी। वह नींद में ही कसमसाते हुए बोली, थोड़ी देर और सोने दीजिए ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर आदित्य उसकी एक नहीं सुनता और उसे उठाकर बेड पर बिठा देता है। दीक्षा नींद में कसमसाते हुए अपनी कमर को सहलाते हुए आंखें खोलती है। सामने आदित्य की शक्ल देखकर दीक्षा उसे गुस्से से घूरने लगी। आदित्य को पता था कि सुबह उठने पर दीक्षा का यही रिएक्शन होने वाला है। दीक्षा ने आदित्य की निगाहों का पीछा किया तो यह उसके होंठों पर थे। वह उसकी तरफ देखते हुए चिढ़कर बोली, आदि आप बिल्कुल बेशर्म हो गए हैं। कोट। आदित्य दीक्षा की तरफ हाथ बढ़ाकर उसके सीने से सर की हुई ब्लैंकेट को ठीक से उसे कवर करते हुए बोला, जान, अपनी ही वाइफ को देखने में कैसी बेशर्मी। ये बोलते हुए वह दीक्षा के गालों को प्यार से सहलाने लगा। दीक्षा ने गुस्से से आदित्य का हाथ अपने हाथों से हटा दिया। वह उसकी तरफ देखते हुए मुंह फेर कर बोली, जाए, मैं आपसे बात नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा के फुले हुए क्यूट से चेहरे को निहारते हुए बोला, क्यों भला? दीक्षा उसकी तरफ घूरते हुए बोली, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, पर आप अपनी बात पर कायम नहीं रहे। आप बहुत बुरे हैं और सच में एक डेविल भी। ये बोलते हुए वह अपनी कमर को सहलाने लगी, क्योंकि दीक्षा को सच में बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि पिछली रात आदित्य कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था। दीक्षा किसी छोटे बच्चे की तरह आदित्य के पास आई और उसके सीने पर अपना छोटा सा सिर रखकर फिर से आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। आदित्य उसे उसके कंधे से पकड़कर सामने करते हुए बोला, मैं अभी तुम्हारा दर्द ठीक कर देता हूँ।
उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह दीक्षा को वापस से लेटा देता है और उसे हल्के हाथों से मसाज देने लगा। लगभग आधे घंटे के मसाज के बाद दीक्षा को राहत महसूस होने लगी। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब कैसा फील कर रही हो? दीक्षा ने हाँ में सिर हिलाकर कहा कि वह पहले से बेहतर महसूस कर रही है। पर फिर वो उसकी तरफ देखते हुए शिकायत भरी टोन में बोला, पर मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है। डेविल कहिन के ये सब आपकी ही गलती है। आप ही ने मुझे सोने नहीं दिया। दीक्षा आज शिकायत करते हुए भी बिल्कुल नहीं डर रही थी। आदित्य स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। ये बोलते हुए वह दीक्षा को लेमन जूस दे देता है। दीक्षा उसकी तरफ घूरते हुए बोली, आपका सही है। पहले पूरी रात सोने ना दो, फिर सुबह लेमन जूस पिला दो। आदित्य ने उसकी इस शिकायत पर स्माइल करते हुए उसे लेमन जूस पिला देता है। फिर दीक्षा को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ रेडी करने के लिए ले जाता है। थोड़ी देर बाद वह दीक्षा को एक वाइट टॉवेल में लपेटकर क्लोजेट रूम में ले जाता है। दीक्षा के आउटफिट पहले से रखे हुए थे। वह दीक्षा को खड़ा करके उसे अच्छी तरफ पोंछकर कपड़े पहनाने लगा। दीक्षा ने एक येलो कलर का बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा और ऊपर वन शोल्डर वाला मैचिंग क्रॉप टॉप पहना हुआ था। जब उसने खुद को आईने में देखा तो देखती ही रह गई, क्योंकि वह सच में बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। आदित्य उसके कान के नीचे किस करते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आदित्य के इस तरह तारीफ करने से दीक्षा के फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई। वह आदित्य के गालों पर किस करते हुए बोली, और आप भी। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने अपने बालों की पोनीटेल बना ली, जो कि उसके इस लुक में बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर आदित्य दीक्षा को लेकर नीचे डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए ले गया। नीचे सभी रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। नताशा जी और तारिका जी भी रेडी होकर बैठी थीं। वरुण जी भी रेडी होकर एक तरफ शांत बैठे हुए थे। नित्या ने भी येलो कलर का एक प्यारा सा लहंगा और क्रॉप टॉप पहना हुआ था। मोहित और ईशान ऑफ वाइट कलर के कुर्ते और पजामे के कॉम्बिनेशन में अपने आदित्य भाई की तरह ही बेहद डैशिंग लग रहे थे। दोनों अपनी भाभी की तरफ देखते हुए बोले, वाओ भाभी, आज आप बेहद खूबसूरत और प्यारी लग रही हैं। ये बोलते हुए दोनों दीक्षा को प्यार से निहारने लगे, इस बात से बेखबर होकर कि कोई उन्हें जलती आंखों से घूर रहा है। नित्या, जो कि मोहित और ईशान के बगल में बैठी हुई थी, टेबल के नीचे से अपने दोनों भाइयों के पैर मारते हुए इशारे से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, भाई क्या कर रहे हैं आप दोनों? दोनों ने आदित्य की तरफ देखा और खिसिया कर हंसते हुए आदित्य की तरफ देखकर बोले, भाई आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। दीक्षा दोनों की तरफ देखते हुए थैंक यू बोली।